है। जो भी बच्चे इस मॉक टेस्ट को देख रहे हैं तो मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि मेरे साथ आप इन क्वेश्चनों का आंसर देते हुए चलेगा। जो क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा उसके बाद आप इनका आंसर देते हुए चलिएगा, जिससे कि आपका स्व मूल्यांकन होता जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, यह निम्न में से कौन सा लुमिनस डेन के शैक्षिक तकनीक का घटक नहीं है? तो यहाँ पर दिया है कठोर शिल्प दिया है, कठोर शिल्प तकनीक दिया है, या कोमल शिल्प तकनीक दिया है, या उपयोगिता विश्लेषण, या फिर कहें डी आपका प्रणाली विश्लेषण। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है? चलिए आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, जिसे भी आता है आंसर दीजिए। आंसर देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, गलत हो भी जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, परीक्षा हॉल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका जो सही आंसर क्या हो सकता है? चलिए जल्दी से दीजिए। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी है जी राइट आंसर। अब देखिए, जो कठोर शिल्प तकनीक होती है ना, उसको क्या कहा जाता है? अगर देखें तकनीकी भाषा में तो इसको जो कहा जाएगा हार्डवेयर तकनीक के रूप में कहा जाता है, और कोमल शिल्प को ये कहा जाता है सॉफ्टवेयर तकनीक के रूप में कहा जाता है। और जो ये प्रणाली संश्लेषण होता है, विश्लेषण होता है, इसको अगर हम कहें तो इसको क्या कहा जाता है? ये सिस्टम कहा जाता है, सिस्टम संश्लेषण, या कहें सिस्टम की बात हम कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको इसकी ओर अग्रसर करना चाहूँगा कि ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हार्ड संश्लेषण किसे, ये जिसमें ना कठोर संश्लेषण किसे कहते हैं, कोमल संश्लेषण किसे कहते हैं, तकनीकी जो ये आपका प्रणाली तकनीक किसे कहते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा समझिएगा। जब हम कहते हैं बेसिकली इस पे शारीरिक रूप में फोकस रखा गया है। ठीक है, अब जब हम जो दूसरा प्रश्न है, ये है तक्सी एकामाटो ने किस वर्ष शैक्षिक तकनीक पर अपना अध्ययन प्रस्तुत किया था? तो इनके द्वारा अपना जो शिक्षा के क्षेत्र में जो अपना तकनीक या कहें अध्ययन प्रस्तुत जो किया गया था वो किस वर्ष से किया? 1971, 1973, 1975, 1977। तो दोस्तों इन्होंने जो अपना जो प्रयोग साझा किया था वो किया था 1971। इसका ये राइट आंसर है। अब जो एकामाटो की अगर जब बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया था? जो शैक्षिक तकनीक की व्यवहारिक प्रयोगात्मक अध्ययन के द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य आवश्यक तत्व जैसे शिक्षा के उद्देश्य हो गए, पाठ्य पुस्तक हो गए, सामग्री हो गया, शिक्षण विधि होगी, वातावरण कैसा होना चाहिए। देखिए जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो आपका वातावरण कैसा है, शांत है या ज़्यादा उग्र है, किसी घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कहीं पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है जिससे कि बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। तो वातावरण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों को किस प्रकार से निर्देशन दिया जाता है, उसके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन की बात करते हैं, उसके मध्य होने वाली जो अंतरण क्रियाएँ होती हैं उनको नियंत्रण करने में ये जो तकनीक है ना तक्सी एकामाटो, ये बहुत ज़्यादा सहायक होती है। इसमें इन्होंने अपना अध्ययन प्रस्तुत किया था। ठीक है, आप यहाँ पर तीसरे नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे। यहाँ पर कह रहे हैं सापेक्ष तकनीक का प्रतिपादक कौन है? लेथक है, या सिल्वरमैन है, या मैरिलम निकस है, या रुवेहला करके ये दिया गया है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो सिल्वर मैन है एज ए राइट आंसर। ठीक है, इनके द्वारा ही अगर मैं कहूँ सापेक्ष तकनीक को इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सापेक्ष तकनीक की जब हम बात करते हैं तो इनके द्वारा इसको क्रियान्वित किया गया था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे कि ये जो चौथे नंबर का प्रश्न देख पा रहे, शिक्षण प्रतिक्रिया को कितने चरणों में विभाजित किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। तो कितने चरणों में इसको विभाजित किया जा सकता है? देखिए इसको 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि जो हार्डवेयर तकनीक होता है, सॉफ्टवेयर तकनीक होता है और सिस्टम तकनीक होता है, तो इसमें इसको विभाजित किया जाता है। तो इसको समझने की प्रयत्न करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5वें नंबर का प्रश्न है। 5वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण के लिए योजना बनाने का चरण है? ये पूरे सक्रिय चरण है, या संवादात्मक चरण है, या व्यवहारात्मक चरण है, या उत्तर सक्रिय चरण है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? चलिए जो भी बच्चा इसका आंसर देना चाह रहा है उसे दीजिए, मूल दर्शक ना बने, जिससे कि आपका स्वमूल्यांकन इससे होता चलेगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए पूर्व सक्रिय चरण इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अब ये
जो सक्रिय चरण है, ये जो सक्रिय चरण किसे कहते हैं, आपको ये शिक्षा के चरण पहले समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो शिक्षा क्या होती है, एक जटिल ये कार्य होता है या एक जटिल ऐसी प्रतिक्रिया होती है। इस कार्य को करने के लिए क्या होता है, हमें व्यवस्थित तौर पे क्या था, एक व्यवस्थित रूप में पाठ्य योजना बनानी पड़ती है, योजना बनाती या कहें या रणनीति की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप लोग अभी LT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए शिक्षण के चरणों पर भी किसी न किसी चरण को आप फॉलो करोगे, ये पूरे सक्रिय चरण को, या संवादात्मक चरण, या व्यवहारात्मक चरण, या उत्तर सक्रिय चरण। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, तो हम जो फोकस करते हैं, जिसको शारीरिक रूप में हम क्रियान्वित करते हैं, वो पूरे सक्रिय चरण होता है। इसमें क्या होता है, जैसे आप LT की तैयारी करो कि आपने ये सोचा कि भैया मुझे रात के 12-1 बजे तक पढ़ना है, कोई बच्चा 10:30 बजे तक पढ़ता है, कोई 9:30 बजे सो जाता है, तो अपना अपना तरीका है पढ़ने का, तो अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं बच्चे। जब हम मैंने कहा कि भैया ये क्या है, एक जटिल क्रिया है या कहें एक जटिल प्रतिक्रिया के तौर पर हम इसे गुजरते हैं, जिसमें हमें एक व्यवस्था या योजना बनानी पड़ती है। और शिक्षण क्रिया को बनाने के लिए हमें क्या होता है, अलग अलग जो स्टेप होते हैं शिक्षा के, जो चरणों की अगर बात करें, उन चरणों की हमें क्या है, उनकी हमें आवश्यकता पड़ती है, वो चरण का हम प्रयोग करते हैं। प्रत्येक चरण में क्या होता है, जो शिक्षण की कुछ क्रियाएं होती हैं, जो जिसे कि हम कहते हैं सीखने की स्थिति का निर्माण करती हैं। और शिक्षा प्रतिक्रिया के 3 चरणों में इसको विभाजित किया जाता है। जैसे 3 चरण कौन से होते हैं, कभी क्वेश्चन जो है शिक्षण के चरण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 3 चरण होते हैं। एक तो शिक्षण का पूर्व सक्रिय चरण होता है, और शिक्षणात्मक चरण होता है, और शिक्षण का उत्तरात्मक चरण होता है। तो ये आपके सामने मैंने रख दिया। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इसमें से कौन सा चरण नहीं है, ये जो दिया गया है ऑप्शन 20 में नहीं है, तो क्वेश्चन में मैं बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, इसको समझिए। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि 6 नंबर का प्रश्न है। 6 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा मॉडल शिक्षा के स्तर में नहीं आता है। यहाँ पर कुछ शिक्षा के मॉडल दिए गए, तो उसमें से ऐसा कौन सा मॉडल है जो शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है। हट शिक्षण मॉडल है, या रिस्कन शिक्षण मॉडल है, हर्बट शिक्षण मॉडल है, या मॉरिसन शिक्षण, ये है। तो कौन सा नहीं आता है, नहीं आता है कह रहा है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो इसके अंतर्गत जो नहीं आता है वो आपका क्या है, ऑप्शन बी है, रिस्कन। क्या है, रिस्कनर, ये जो है शिक्षण मॉडल इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ये बेसिकली इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ हम बात करें। देखिए थोड़ा सा इसको मैं समझाना चाहूँगा कि शिक्षण मॉडल की जब हमने बात करी है, तो शिक्षण मॉडल क्या होता है, थोड़ा इसको समझने का प्रयत्न करिएगा। शिक्षण मॉडल एक मॉडल को क्या कहते हैं, अगर हम कहें शिक्षण के एक मॉडल को शिक्षण और अधिगम के परिवेश में उसको चित्रण के रूप में हम परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें क्या होता है, शिक्षक होता है, छात्र के व्यवहारिक चीज़ें उसमें सम्मिलित होती हैं। जब क्या किया जाता है, पाठ को इस मॉडल के माध्यम से अगर हम प्रस्तुत करते हैं ना, शिक्षण के मॉडल से जब प्रस्तुत करते हैं, तो छात्र के मॉडल को क्या कहते हैं, जो शिक्षण में जो छात्र का मॉडल को मजबूत संज्ञानात्मक सामाजिक कार्यों में अगर देखें संकलन करने में उसमें सक्षम बनाना होता है। छात्रों को सिखाते हैं कि कैसे मॉडल बनाया जाता है, किस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है, उसको किस प्रकार से क्रियात्मक रूप में लाया जाता है। शिक्षण के मॉडल में विशिष्ट निर्देशात्मक योजनाएं होती हैं, जो अलग अलग तरीके से अलग अलग डिजाइन उसमें निर्धारित किए जाते हैं, तो इसको समझिएगा, ठीक है। अब अगर जब हम बात करें बेसिकली जो पाठ्यक्रम को ये क्या करता है, निर्देशात्मक सामग्री होता है, नियोजन पाठ होता है, शिक्षक और छात्र की भूमिका यहाँ पर सर्वाधिक होता है। जो सहायक सामग्री होते हैं वो इसके अंतर्गत आ जाती हैं, और जो डिजाइन को किस प्रकार से व्यापक रूप में हमने प्रस्तुत करना है वो चीज़ें आ जाती हैं। तो अलग अलग चीज़ें इसमें स्टेप टू स्टेप आती रहती हैं, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर आता है 7वें नंबर का प्रश्न, कह रहा है कि पाठ्यक्रम सामग्री को रटने के बजाय समझने का प्रयास करना चाहिए। ये किस शैक्षिक स्तर में आता है, तो ये बौद्ध स्तर पर आता है, या विचारात्मक स्तर पर आता है, स्मृति स्तर पर आता है, तो या फिर ये ज्ञान स्तर पर आता है। तो दोस्तों ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको थोड़ा देखिएगा। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है बौद्ध स्तर इसमें आता है। जिसे भी ये क्वेश्चन का आंसर आता होगा, जिसने ए ऑप्शन दिया होगा, तो वो एज ए राइट आंसर है। जब हम बौद्ध स्तर की जब बात करते हैं, तो बौद्ध स्तर क्या होता है, थोड़ा इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बौद्ध स्तर को क्या कहा जाता है, देखिए यहाँ पर जैसे बौद्ध स्तर दिया, विचारात्मक स्तर दिया है, स्मृति स्तर दिया है, ये ज्ञान स्तर दिया है। तो ये अलग अलग स्तरों के अलग अलग नाम है। जैसे स्मृति स्तर की मैंने बात करी, जैसे हम कहते हैं शक्ति स्तर भी कहते हैं, हर्बर्ट शिक्षण मॉडल इसको कहा जाता है। जैसे बौद्ध या फिर कहें इसको समझ स्तर भी कहा जाता है, मॉरिसन शिक्षण मॉडल इसको कहा जाता है। जब हम विचारात्मक या चिंतन की अगर हम बात करते हैं,
तो इसमें क्या होता है, ये हर्ट शिक्षण मॉडल के अंतर्गत आ जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि आपसे यहाँ पर बौद्ध स्तर की बात कर रहा हूँ। तो बौद्ध स्तर क्या होता है, ये मॉरिसन शिक्षण मॉडल के अंतर्गत आता है। तो इसमें शिक्षण अधिगम का ये जो स्तर होता है, स्मृति स्तर से थोड़ा सा ये क्या होता है, ऊंचा होता है। और इस स्तर पर अगर हम देखें, सामग्रियों को रटने की बजाय हम यहाँ पर क्या करते हैं, अच्छी तरीके से उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। और जो ये स्तर है, इस स्तर के जो शिक्षण में छात्रों की मानसिक शक्तियों के विकास के लिए, उसकी स्मृति स्तर को अधिक बढ़ाने के लिए ये होते हैं। और अगर देखें बेसिकली इस स्तर पर क्या होता है, छात्रों को इस प्रकार से ज्ञान प्रदान किया जाता है कि जिससे कि उसका व्यवहारिक जीवन में उस ज्ञान को प्रयोग कर सकता है। जैसे कि आप, अगर मैं बात करूं, आपने 4 साल या 5 साल पहले अगर कोई मूवी देखी है तो उसको आप रटते नहीं हो, उसको सीखते नहीं हो, उसके चलचित्रों को समझते हो या उसको कोई ऑडियो सुनते हो, वो लंबे समय तक के लिए आपको ज्ञान वो रहता है। जैसे कोई गाना सुन रहे हो, वो गाना क्या आपकी स्मृति में हमेशा के लिए बैठ जाता है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, पढ़ाई को रटना नहीं है, जो पाठ्यक्रम सामग्री को रटना नहीं है, उसको समझने का प्रयास करना है। समझ कर अगर हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप में हमारा एलटी में भी सिलेक्शन होगा। एक शिक्षक के रूप में हम अपने दायित्वों का निर्वाह भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि चिंतन स्तर के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, अभी मैंने सारा कुछ बताया था, आपको या पता होगा। चिंतन स्तर के प्रतिपादक के रूप में हट हैं या मॉरिसन है या निकलसन है या हर्बर्ट हैं, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों, चिंतन स्तर की हम बात करें, चिंतन स्तर बेसिकली इस चीज़ को ध्यान दें जिसे हम विचारात्मक स्तर भी कहते हैं। ये जो दिया गया है ऑप्शन है, हर्ट ने इसको प्रतिपादित किया था। जो चिंतन अगर मैं कहूँ जो स्तर होता है जिसे हम विचारात्मक स्तर भी हम बोलते हैं, तो चिंतन मानव के जीवन का क्या होता है, महत्वपूर्ण पक्ष होता है। इस स्तर पर जो शिक्षक अपने छात्रों को चिंतन हो गया, तर्क हो गया, कल्पना शक्ति को बढ़ा देता है। इसमें इन चीज़ों को सारथी रूप में शिक्षक पर जो जबरदस्ती अगर कहें या अपनी पूरी कोशिश करता है जिससे कि उसके जो छात्र हैं उनके बीच में क्या हो, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो और उसके उपागम जो उसकी स्मृति शक्ति है उसमें भी वो चीज़ों को, ज्ञान को बढ़ोतरी को और अपनी समस्याओं का समाधान कर वो क्या कर सकता है, इसको बढ़ोतरी कर सकता है। और इस स्तर पर अगर बेसिकली देखें तो जो शिक्षण में स्मृति और साथ ही जो बौद्ध स्तर होता है, दोनों स्तरों का इसमें निर्वाह होता है। और जब हम बात करते हैं कि शिक्षण का जो सर्वोच्च स्तर होता है ना, वो पूर्णतः विचारवान होता है। और इस प्रकार के जो शिक्षण में अगर देखें, छात्र अपने अभिव्यक्ति कर सकता है, अपनी धारणाएं प्रस्तुत कर सकता है, अपने विचार रख सकता है, मान्यता के अनुसार वो अपनी ज्ञान की समस्याओं का समाधान कर सकता है और विचार और तर्क करने की वो नवीनता ज्ञान को क्या करता है, खोजने का प्रयत्न करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 90 नंबर का प्रश्न है। 90 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी को किस और नाम से जाना जाता है। एडमिट करके, एड टेक करके, एड सेट करके, एड मेक करके, यहाँ पर दिया है 4 ऑप्शन दिए हैं। अटपटे से नाम ये होते हैं, तो आपको भी बताना है इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो दोस्तों जल्दी से जिसे भी आता है वो बताइए इसका आंसर। देखिए ये है एड टेक करके दिया गया है, तो ये इसका एज ए राइट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ेंगे 10वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। यह कह रहा है कि 10वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस तकनीक में मशीनों का प्रयोग ना करके शिक्षण और अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। कोमल शिल्प तकनीक पर या कठोर शिल्प तकनीक पर या प्रणाली विश्लेषण पर या उपयोगिता विश्लेषण पर। तो इसका ये बताना है। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, तो दोस्तों इसमें अगर हम देखें तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके कोमल शिल्प तकनीक को हम यहाँ पर रखते हैं। अब कोमल शिल्प तकनीक क्या है, तो इसको भी थोड़ा समझिएगा। देखिए हमने कहा कि जब हम बात करते हैं शिक्षा के प्रौद्योगिकी तकनीक के प्रकार को, जब हमने बात करी ना कि जिसके अंदर कठोर शिल्प तकनीक को हम हार्डवेयर तकनीक भी कहते हैं, कोमल शिल्प तकनीक को हम सॉफ्टवेयर तकनीक कहते हैं, प्रणाली को हम सिस्टम के रूप में हम इसको जानते हैं। जब इसमें पूछा गया है कि कोमल शिल्प तकनीक के सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, कोमल जो शिल्प तकनीक होता है उसका सदृश या कहें उसको हम देख कर या सुनकर उसके उस सामग्री का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसको या हम हार्डवेयर तकनीक या कठोर शिल्प के उपागम के रूप में हम इसको देखते हैं। जो इसका उद्गम की अगर हम बात करें, भौतिक विज्ञान और यांत्रिक जो सिद्धांत होते हैं उसके परीक्षण पर ये क्या होता है, ये बेसिकली उस पर फोकस रखता है। इसकी जो अगर अवधारणा की बात करें, मशीनी और यांत्रिक तकनीकी शिक्षा तकनीक से काफ़ी हद तक ये इसका संबंध होता है। जब तक कि शिक्षा के क्षेत्र में
जैसे टेप रिकॉर्डर हो गया, टीवी हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, जैसे उपकरण नहीं होंगे तब तक शिक्षा क्या है आज की डेट में अधूरी। आप लोग अभी ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से पढ़ रहे हैं, ये भी एक तकनीक है, ठीक है। अब ये क्या है, तकनीक में मशीनों का प्रयोग, आप किसी न किसी मशीनों का प्रयोग आप कर रहे हो ना, जैसे मोबाइल का करो, लैपटॉप का कर रहे हो, किसी न किसी तकनीक से हम जुड़े हैं आपस में। तो टेप रिकॉर्डर हो गया, टेलीविज़न हो गया, या कहें फिर प्रोजेक्टर के माध्यम से, जैसे ये उपकरण नहीं होंगे कभी ये होंगे, और अगर नहीं होंगे उस कंडीशन में क्या होगी, ये अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं है तब तक ये आपकी जो शिक्षा है वो अधूरी होगी। तो ठोस शिल्प उपागम की अगर मैं जब बात करें तो उपकरणों के लिए अनिवार्य और उपयोगिता के रूप में ये धारण करती हैं, इसमें बलशाली इसको माना जाता है बेसिकली, ठीक है। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, जो निक्सन है उन्होंने 1971 में जो अपने शिक्षा से संबंधित जो तकनीकों में अनेक क्षेत्रों से संबंधित इन्होंने जो मान्यताएं दी थी, या कहें इनके द्वारा जो संबंधित थे, उन्होंने इसका कहा था कि इस कार्य जो ये कार्य है व्यक्ति और समाज की जो सिद्धांतिक आवश्यकताओं को संतुष्टि नहीं कर पाता है, तो इस प्रकार से चीज़ें दी गई, इतना समझने की जरूरत भी नहीं है। 13वें नंबर का प्रश्न है ना, 11वें नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि किस सिद्धांत में बच्चों को सक्रिय श्रोता बनाकर सिखाया जाता है। अब ऐसी कौन सी तकनीक है जिसमें बच्चों को श्रोता बनाकर सिखाया जाता है? प्रेरणा का सिद्धांत है, क्रियात्मक सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, या नियोजन का सिद्धांत है? तो कौन सा हो सकता है, देखिए जल्दी से बताइए, जिसे भी आता है उसका आंसर दीजिए जल्दी से। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या हो सकता है, तो इसका आंसर होता है क्रिया सिद्धांत एज ए राइट आंसर है, ठीक है। हम जब तक क्रिया नहीं करेंगे तब तक हमें उस चीज़ को हम प्राप्त नहीं कर सकते। जब हम क्रिया की जब हमने बात करें कि क्रिया सिद्धांत क्या होता है, क्रिया सिद्धांत की अगर बात हो तो क्रिया सिद्धांत बेसिकली देखिए शिक्षा के सिद्धांतों के अंदर दो सिद्धांत आते हैं। एक तो होता है सामान्य सिद्धांत होते हैं और दूसरा होता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। और जो सामान्य सिद्धांत होते हैं, सामान्य सिद्धांत के अंदर 10 सिद्धांत आते हैं, और जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उसके अंदर आप अगर मैं बात करूँ उसके अंदर 7 सिद्धांत आते हैं। तो अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड किया है। जो यहाँ पर दिया गया है वो क्रिया सिद्धांत, जैसे हम अगर हम बात करें जैसे हम सामान्य जो सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो क्रिया सिद्धांत जो इस सिद्धांत का अगर अर्थ की अगर बात है, जो कुछ बालक सीखता है, जो बालक जो सीखता जाए और वह उसको या निष्क्रिय या श्रोता बनकर नहीं बल्कि क्या करता है उसको सक्रिय तौर पर उसको, जैसे कि आप कहीं पर प्रधानमंत्री का भाषण सुनने जा रहे हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, आप एक निष्क्रिय श्रोता बनकर उसको सुनते हैं। अब ये कह रहा है कि निष्क्रिय श्रोता बनना नहीं है, इसमें क्रियात्मक श्रोता बनना, उसमें रुचि पैदा कर और सक्रिय श्रोता उसको बनना है, तो इसमें ये कहा गया, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये कह रहा है कि 12वें नंबर का प्रश्न है कि शिक्षण के सिद्धांतों को कितने पहलुओं से समझा जा सकता है। शिक्षण के पहलुओं की बात करें तो यहाँ पर क्या कहते हैं, 2 तरीके से हमने इसको समझ सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया, एक तो सामान्य सिद्धांत होता है, एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में हम इसको समझते हैं, ठीक है। अब इसमें देख पा रहे होंगे 13वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नियोजन का सिद्धांत नहीं है। नियोजन का सिद्धांत है शिक्षक को पढ़ाने से पूर्व क्या पढ़ना है ये सुनिश्चित करना है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए रुचि जागृत करना होता है। बालक को सिखाई जाने वाली बातों का संबंध जीवन के अनुभवों से जुड़ा होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, तो नियोजन का जो सिद्धांत होता है वो शिक्षक को पढ़ाने से पूर्व क्या पढ़ाना है वो सुनिश्चित करना चाहिए, उससे पूर्व उसको होमवर्क करना चाहिए, तब जाके बच्चों को सही तरीके से क्रियात्मक रूप में पढ़ा सकता है। जब तक ये शिक्षक को ये पता नहीं है कि मुझे कक्षा में जाकर क्या पढ़ाना है, तो ये चीज़ें गलत होती हैं। तो शिक्षक को पढ़ाने से पूर्व क्या पढ़ाना है उसको सुनिश्चित करना है, उसकी तैयारी करके उसको कक्षा में जाना चाहिए। जैसे कि आप कल में शिक्षा बन जाओगे तो मुँह उठा के थोड़ा क्लास में चले जाओगे, एक रात पूर्व उसकी प्रिपरेशन करोगे, फिर धीरे धीरे आपकी वो आदत में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या पढ़ाना है ये आपके लिए बड़ा ही आसान है कि शिक्षक को क्या है, जैसे आपने बीएड में जब आपने टीचिंग की होगी तो उसमें एक दिन पहले आपने जो आप लेसन प्लान बना रहे होगे, प्रोजेक्ट बना रहे होगे, तमाम चीज़ें बना रहे हो, तो उसी प्रकार से हमें एक दिन पूर्व क्या पढ़ाना है वो चीज़ें हमें तैयार करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब देखिए इसका 14 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो, इसमें कह रहा है कि ये निम्न में ऐसा कौन सा एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत की नहीं है, प्रबोधन का सिद्धांत है, चयन का सिद्धांत है, अभ्यास का है, मनोरंजन का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा है,
तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, मैंने कहा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कितने हैं? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आपको मैंने 7 बताए थे, मैं उसको रिपीट करता हूँ, तो उसमें से आप चयन कर लीजिएगा कौन सा नहीं। देखिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पहला जो है वो आपका अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, मनोरंजन का सिद्धांत है, और प्रबंधन का सिद्धांत है, अभ्यास का सिद्धांत है, सहानुभूति और संयोग का सिद्धांत है, और रचनात्मक और शांति अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन का सिद्धांत है, और उपचारात्मक सिद्धांत है। तो इसमें कौन सा सिद्धांत नहीं है आया बताइए? चलिए जिसे भी आता है उसका आंसर दीजिए। अभी तो मैंने पूरा बता दिया है, ठीक है। इसके अंदर का जो सिद्धांत नहीं आया वो कौन सा है? आपका चयन का सिद्धांत। हमने यहाँ पर चयन से संबंधित कोई चर्चा नहीं करी, हमने कहा कि भैया अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, मनोरंजन का, प्रबंधन का, अभ्यास का, सहानुभूति का, रचनात्मक और उपचारात्मक, ये ही आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं 15 नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि एगन ने शिक्षण के मॉडल को कब प्रतिपादित किया था? 1975 में, 1977 में, 1979 में, 1981 में। तो ये आपको बताना है, ठीक है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसे भी आता है वो आंसर इसका तत्काल देने की कोशिश करें, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये जो किया गया था ऑप्शन सी 1979 को ये मॉडल इसने प्रस्तुत किया। ये जो मॉडल था ये विशिष्ट शिक्षण रणनीति थी, जो कि क्या आपकी जो विशिष्ट निर्देशात्मक लक्ष्यों को महसूस करके वो आपकी मदद करता है। और शिक्षण मॉडल का जो मुख्य उद्देश्य था कि प्रभावशाली जो विद्यार्थियों का निर्माण करना था। देखिए एगन का जो शिक्षण का जो मॉडल था ना, बेसिकली इसका महत्वपूर्ण जो सिद्धांत था, बच्चों को क्या बनाना था, जो प्रभावशाली जो विद्यार्थियों का इसमें क्या करता है, उनका निर्माण करना था। ऐसे बच्चों को हमने निर्मित करना है जो गॉड गिफ्टेड टाइप के हों, तो उस प्रकार। और शिक्षण के इसमें देखिए विभिन्न पहलुओं के प्रकार के बारे में भी मॉडल प्रस्तुत किया है। इसमें जैसे मुख्य रूप से अगर प्रत्यक्षात्मक, अनुदेशात्मक, सरकारी शिक्षणात्मक या क्लासरूम या मिश्रित शिक्षण, ये पूछताछ या आधारित शिक्षण को इसमें बेसिकली ध्यान दिया गया था, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर का प्रश्न है। 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न में से किसको शिक्षण और अधिगम के परिवेश के चित्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है? शिक्षण के स्तर को, शिक्षण के चरण को, शिक्षण के सिद्धांतों को, या शिक्षण के मॉडल को? तो आपको ये बताना है कौन सा है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ शिक्षण के मॉडल को, हमें यहाँ पर हम बात करते हैं, तो जब हम शिक्षण के मॉडल को बात कर रहे हैं तो आपको पता भी होना चाहिए कि शिक्षण का मॉडल क्या होता है। शिक्षण के मॉडल को परिभाषित जब तक आप को नहीं आएगा उसको परिभाषित करना अनिवार्य हो जाता है। शिक्षण के मॉडल को शिक्षण और अधिगम के जो परिप्रेक्ष्य के चित्रण के रूप में हम इसको परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें शिक्षक और छात्रों के व्यवहार को इसमें सम्मिलित किया जाता है। कि जब पाठ को इस मॉडल के माध्यम से हम प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं कि शिक्षण है, शिक्षण के अंतर्गत अगर देखिए मॉडल छात्रों को क्या बताए, मजबूत बनाता है, संज्ञानात्मक बनाता है, सामाजिक कार्यों में संलग्न करने की क्षमता बनाता है, और छात्रों को कोई ना कोई सिखाने के लिए उपयोग। मान लीजिए कोई आप मॉडल बना रहे हो किसी भी चीज़ में, मान लीजिए आप बारिश बहुत तेजी हो रही है, कब बारिश होगी, क्या उसको पूर्वानुमान से संबंधित कोई ऐसा आपने गैजेट बनाया या कुछ ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जो आगे भविष्य में वो बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो कहीं ना कहीं ये इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, कहें उसको उसके जीवन में उपयोगिता उसमें लाता है, वो बच्चा सीखता है, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। अब बात करेंगे 17 नंबर का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि किसके अनुसार शिक्षण मॉडल विशिष्ट शिक्षण रणनीति है जो विशिष्ट निर्देशात्मक लक्ष्यों को महसूस करने में मदद करती है। एगसन है या जाइक एंड विल है, तो एडम है या मॉरिसन है, तो कौन है? चलिए बताइए, जिसे भी आता है इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 17 का वो आपका क्या है? एगन है, ठीक है। तो इनके द्वारा कहा गया था। चलिए अब बात करते हैं इसमें से 18 नंबर का प्रश्न। इसमें से कौन क्या करें? निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन अधिगम का घटक नहीं है? यह अध्यापक है, विद्यार्थी है, या ये विद्यालय है, या विषय वस्तु? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, जिसे भी आता है आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? बी न सी, आपका विद्यालय। विद्यालय क्या होता है? जो शिक्षण का जो प्रमुख घटकों की बात करते हैं वो एक तो होता है शिक्षक होता है, एक विद्यार्थी होता है, और साथ ही आपका पाठ्यक्रम होता है, जिसे विषय वस्तु भी हम कहते हैं। मान लीजिए अगर मैं से एक चीज़ को भी हटा दूँ तो ये जो घटक है पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है। अगर छात्र और पाठ्यक्रम है तो पढ़ाने वाला कोई नहीं है तो भी वो इसकी पूर्ति नहीं हो पाती। अगर पाठ्य पुस्तकें हैं और शिक्षक है, छात्र नहीं है, तो शिक्षक क्या कर चाटेगा उन किताबों को? वो भी नहीं है। अब मान लीजिए 2 पल के लिए
विद्यालय की जब हम करें, इसमें विद्यालय घटक नहीं है, हमने कहा आपके पास विद्यालय की बिल्डिंग आपने खड़ी कर दी, ना वहाँ शिक्षक है, ना टीचर है, ना पुस्तक है, तो इस कंडीशन में वो घटक बिल्कुल भी काम का नहीं होता है, इसलिए इसके अंतर्गत वो नहीं आता है। ठीक है, अब 19 नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे। तो ये कह रहा है कि छात्रों की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना कौन सा सिद्धांत कहलाया जाता है? मनोरंजन का सिद्धांत, या फिर प्रबंधन का सिद्धांत, या फिर सहयोग सिद्धांत, या अभ्यास सिद्धांत। तो अब बताइए कौन सा ये सिद्धांत है। ठीक है, तो जल्दी से आंसर दीजिए जिसे भी आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका प्रबंधन का सिद्धांत है। तो ये क्या होता है? ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंदर आता है। तो इस सिद्धांत में छात्रों की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखकर क्या करते हैं, पाठ्यक्रम को हम निर्धारित करें। विद्यालय में क्या होता है, जब छात्रों के जो उनका बौद्धिक स्तर है उसके आधार पर ही हम क्या करते हैं, पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं। ठीक है, 20वें नंबर का प्रश्न आप देख पाओगे, निम्न में से कौन सा एक सामान्य सिद्धांत नहीं है? जीवन की समृद्धता का सिद्धांत है, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत है, या अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, या संशोधन का सिद्धांत है। तो 20वें का क्या हो सकता है, चलिए जल्दी से बताइए, जिसे भी आता है आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका क्या है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत ये है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अभिप्रेरणा का सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो जिसे भी ये इसके बारे में पता है वो बता सकता है। ठीक है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, आपने पढ़ा होगा कई दफ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि 21वें नंबर का प्रश्न है, शिक्षा की गुणवत्ता के विकास पर किसका होना अनिवार्य होता है? संतुलन का, नियंत्रण का, अभिप्रेरणा का, समानुपात का। तो क्या होता है, देखिए बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमें नियंत्रण हमारे होना बहुत अत्यंत है कि अगर हम पढ़ाई करें तो पढ़ाई करने में हमारे जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर हमारे मस्तिष्क का साथ दे रहा है नहीं दे रहा है, वो हमारे शरीर पर मस्तिष्क का नियंत्रण है नहीं है, तो ये चीज़ें आ जाता है। जब हम नियंत्रण की बात करते हैं तो नियंत्रण का बेसिकली अगर मैं फंडा बताऊँ तो शिक्षा गुणवत्ता के विकास में उस पर नियंत्रण रखना अनिवार्य होता है। तो शिक्षा की गुणवत्ता में आने वाली जो कमियाँ हैं, उनकी कमियों को हम क्या करते हैं, उनको उजागर कर सके, उनकी गुणवत्ता को अच्छी तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो ये चीज़ें आती हैं। अब इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आपको श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए कह रहे हैं निम्न में से कौन सा कथन नियंत्रण क्या आयाम के संदर्भ में सही है? ये कह रहा है कि शैक्षिक गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए शैक्षिक सुधार में समाज के लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। बी, स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए प्रशिक्षण विधि, प्रेक्षण या फिर निरीक्षण विधि का होना अनिवार्य है। सी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु अनुकूल परिवेश के लिए बच्चों के माता पिता के अतिरिक्त रिश्तेदारों को भी शिक्षित होना चाहिए। या फिर डी, बच्चों के सीखने की क्षमता पर उसके परिवार और सामाजिक वातावरण का विशेष प्रभाव होता है। तो ऑब्वियसली दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, आपका डी। ये डी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये श्रृंखला यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। इसी प्रकार के टॉपिक में निरंतर लेते हुए आऊँगा आपकी LT की परीक्षा के लिए। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय।